गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया? चलो अभी आप लोग एग्ज़ाम में ठीक किए हो। मैं ये तो नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा किए हो, बट ऑन एवरेज ठीक है। भी और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और क्या बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। चलो ठीक है। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को तो डिस्कस किया था। सॉरी, डिस्कस तो नहीं किया था। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे आप लोग गलतियाँ किए हो उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है? जो गलती किए हो आप लोग, जैसे कि ये वाला देखो। मोमेंटम में आप लोग डिस्कस के बहुत लोग 96 लिखे। 96 कैसे होगा बाबा? ये 4 kg है और 24 kg। ये क्या है? ये तो फोर्स है ना भाई, केजी मीटर पर सेकंड। तो फोर्स है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए है ना। तो ये तो 24/4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर ये सब तो कैसे गलती कर रहे हो? चलो क्या आते हैं। द फंक्शन ऑफ मड गार्ड्स इज बेस्ड ऑन। हमारा जो मड गार्ड का जो फंक्शन है उस किस पे बेस्ड होता है? तो डायरेक्शन की आप लोग बात कर रहे हैं यार। मड गार्ड में डायरेक्शन की बात कैसे कर सकते हो? मड गार्ड समझ रहे हो ना, जो गाड़ियों में लगा होता है मड गार्ड। वो तो उसमें डायरेक्शन का कैसे क्या रोल हो जाएगा? वो तो मोशन में है, उसका रोल हो रहा है। वो बहुत तेजी से चल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या किया, मड उस पर पड़ा और कुछ मोशन के साथ गया, बट वो तो रेस्ट में है। इसलिए मड तो वो मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा ये, ठीक है? और इसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा गैलीलियो की बात करते हैं। एक्सप्लेन द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। कि कहाँ से आप लोग एरिस्टोटल और ये सब उठा के ले आए थे? हमको तो समझ में नहीं आ रहा था भाई। हमने कितनी बार बताया था। एक शायद, मेरे को नाम याद नहीं है, अंजलि शायद करके कोई, उन्होंने अच्छा किया था, ये अच्छा आंसर लिखा। यार मैंने क्या बोला था? ये एक एक्सपेरिमेंट पहले तो क्या था हमारा, ये वाला एक्सपेरिमेंट था ना। यहाँ से ये नीचे जाता है, तो ये जितना हाइट इधर पे है उतना ही हाइट यहाँ पे भी ये मेंटेन करेगा। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट में मेंटेन किए थे, लिखे थे। तो उसका आपको स्टेटमेंट पहला देना था कि व्हेन अ बॉल इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये इस वर्ड का भी डिस्कशन करना था, फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, तो जिस हाइट से वो आया है उतना ही हाइट तक वो जाएगा भी। उसके बाद हमने ये बोला था कि ये देखो यहाँ पे एक एंगल बनता था थीटा 1, थीटा 2। अगर थीटा 1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन थीटा 2 है, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा स्टीपर हो गया, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो ऐसे हो गया। तो ये सब चीज़ आपको देना था, जस्ट इसका इन्वर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, S2 इज लेस देन S1। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना था। चलो कोई नहीं। डिड्यूस द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ। यार सबसे बड़ी बात तो इसमें ये बोलना चाहूँगा, ये बोला है फर्स्ट लॉ को अपने को डिड्यूस करने का है सेकेंड लॉ से। ये जो आप लोग स्टेटमेंट वगैरह देते हो, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए when where एफ इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू एम और ए एक्स ए इज इक्वल टू एम, तो कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो गया। ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो। तो v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू यू। ये करना था। तो ये क्या स्टेटमेंट लिखने लगे तुम लोग यार, कितना टाइम खराब करते हो खुद का, और बोलते हो कि सर टाइम कम था। स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन सेकेंड लॉ एंड डिराइव द रिलेशन। रिलेशन तो मोस्टली बच्चों ने लिखा था, और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा आप लोग सही नहीं किए थे, इसको एक्सप्लेनेशन देना ठीक से। चलो अभी तक जो भी हुआ, अब हम लोग आगे आएंगे, पढ़ते हैं आगे के बारे में। अभी तक हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ का डेफिनेशन देखे थे कि इच एंड मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो आखिर ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट देखते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप लोग जी रहे हैं, तो उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा ना कि कैसे ये थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। तो आप हर जगह पे देखेंगे ना, तो हर जगह पे ये थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। आइधर आप रनिंग में देख लो, वॉकिंग में देख लो, ठीक है, फिर क्रिकेट में देख लो, और क्या बोल सकते हैं,
मतलब डेली डे टू डे लाइफ जो होता है ना, उसमें सारे चीज़ों में आप देख लेना, तो उसमें सब में यही चीज़ लगता है, ठीक है। तो रनिंग में आखिर आप लोग बोलोगे भाई साहब रनिंग में कैसे, ये अगर ग्राउंड है, आप एक चीज़ देखना, आप कभी सैंड पे चलो, ठीक है, रेगिस्तान वाले, यानी तो फिर घर पे भी जो ईटा बालू गिट्टी वाला वो जो सैंड आता है ना, वो उस पे चलो, और आप एक नॉर्मल रोड पे चलो, और फिर जब आप रनिंग करते हो ना, तो ग्राउंड में रनिंग करो और एक आप रोड पे रनिंग करो, आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। जब आप ग्राउंड में रनिंग करते हो ना, तो वो रोड पे आपको एक जर्क महसूस होता होगा, आपकी एक नी में एक जर्क महसूस होता होगा। दिस इज जस्ट बिकॉज कि जो ग्राउंड है, हम लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं ना, ग्राउंड भी हमको उतना ही फोर्स दे रहा है। हम लोग चलना अगर हमारा पॉसिबल है, तो इसका यही कारण है। अगर हम जितना, अगर मान लो इस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, अगर ये इधर से नहीं देता है हमको फोर्स, तो हम पैर नहीं उठाएंगे, फिर उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको वो जर्क दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से सैंड में आप देखना, तो सैंड में क्या करते हैं, जब आप 10 न्यूटन लगाते हैं तो वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम फ्रीली सस्पेंडेड है, मतलब इधर उधर पड़े, फ्रीली सस्पेंडेड मतलब फ्रीली ऐसे रखे हुए हैं, इधर उधर बिखरे पड़े। बट आप रोड में देखो तो ये कॉन्क्रीट टाइप का होता है, मतलब उसके जो पार्ट मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा क्लोजली पैक्ड है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जर्क लगता है, क्योंकि जैसे आप 10 न्यूटन लगाइए तुरंत लगा दिए, यहाँ पे भी आप 10 न्यूटन लगाए, तो ये जो 10 न्यूटन है ना, ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो फिर से इस पे लगता है। ये समझने की कोशिश करना। तो उसी तरीके से रोड पे जैसे हम लोग एक पुश देते हैं ना ग्राउंड को, तो ग्राउंड भी हमको क्या करता है, बैकवर्ड देता है, ठीक है। और एक चीज़ आप एक चीज़ देखना, आप आगे की ओर जाते हो, तो आप आगे की ओर तभी जाते हो जब आप पीछे की ओर फोर्स देते हो। तो आपका जब पैर जब रखोगे ना, तो आप जब देखना, जब भी आप पैर रखते हो, ये ये जो है ना, जैसे ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एंकल हो गया अगर पैर का, तो ये जैसे तुम ऐसे रखे, फिर ऐसे जैसे रखें, तो मतलब क्या होगा, ये पूरा पीछे का उठा, तो इसका मतलब कि फिर यहाँ से तुम फोर्स दे रहे हो, तो जब ये तुम इंक्लाइन फोर्स दे रहे हो, तो ये भी तो तुमको इंक्लाइन फोर्स देगा, तो ये तुम आगे और पैर रख दोगे, ठीक है। तो ऐसे करके तुम लोग आगे, हम लोग करते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें इस केस में हो जाता है। अब उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, और भी सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये तो रनिंग का हो गया। फिर उसके बाद आप स्विमिंग की बात करते हो, तो स्विमिंग में तो आप, ये तो आपको दिखने वाला चीज़ है, चलो रनिंग में तो आपको नहीं दिख रहा है, वॉकिंग में, लेकिन स्विमिंग में क्या है, आप एक क्या करता है, वो अपने हाथों से पूरा पानी को पीछे की ओर करता है। जब वो अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, मतलब पुश करता है, तभी तो उसकी बॉडी आगे की ओर जाती है, ठीक है। चाहे आप बोट में भी देख लो, बोट में भी यही फेनोमेना है। वो अपने हाथों से वो जो उसका डंटा होता है ना, जिससे वो पीछे करता है, तो वो उससे पूरा वाटर को पीछे करता है, तभी तो वो आगे की ओर जा रहा है। सिप में भी क्या हो रहा है, सिप में भी देखना, आगे नहीं, पीछे की ओर देखना, प्रोपेलर्स लगे होते हैं, टरबाइंस लगे होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं। तो वो ब्लेड प्रोपेलर्स क्या करते हैं, पानी को ऐसे कि उसमें देखना, जो आप कभी सर्च करोगे ना, तो जो प्रोपेलर्स होते हैं ना, वो स्पाइरल कट में होते हैं। जैसे ये ऐसे हुआ तो वो स्पाइरल कट में जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखना वो घूम घूम के एकदम आगे की ओर आ जाएगा, स्पाइरल कट ऐसा होता है। मतलब ये जो होता है ना स्पाइरल कट, ये घूम घूम के एकदम आगे की ओर आ जाता है। तो प्रोपेलर्स को देखना आप स्पाइरल कट में, तो वो भी पानी को क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का देते हैं, तभी हमारा सिप क्या होता है, आगे की ओर मूव करता है। तो हर चीज़ में देख लो, इनफैक्ट आप इसमें देख लो, रॉकेट में देख लो, फिर आपको जैसे आप मिग वगैरह देखे हो ना, मिग, फिर आप अभी आपका राफेल आ गया। राफेल का स्पेलिंग शायद गलत हो, देख लेना, फेल, मेरे को भी नहीं पता यार, याद नहीं है, सॉरी, टीचर होके भी याद नहीं है, कितनी शर्म की बात है सर। रॉकेट मिग राफेल, तो आप उसमें ये देखना कि जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है ना, एक कैसे, ये जो भी होता है, तो पीछे जो ये वाला पोर्शन देखना ना, यहाँ से क्या होता है ना, बहुत तेज एग्जॉस्ट बाहर आता है, बहुत तेज एग्जॉस्ट बाहर आता है। तो ये क्या करता है, ये पीछे एक थ्रस्ट देता है, ये पीछे एक थ्रस्ट जनरेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको एक बैकवर्ड थ्रस्ट जैसे इसने जनरेट किया,
बैकवर्ड थ्रस्ट इसने जैसे जनरेट किया, इसको एक फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलता है, ठीक है, इसको एक फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, तो आखिर वो पीछे लगाया तभी तो उसको आगे का थ्रस्ट मिला। या नहीं तो आप कभी जूम करना, जूम करके देखना जब एरोप्लेन लैंड करता है ना, और जब यूट्यूब पे सर्च करना द लैंडिंग एंड टेक ऑफ एरोप्लेन, और उसमें उसके ब्लेड्स को देखना, जो एरोप्लेन में ये ब्लेड्स लगे होते हैं ना, इसको आप देखना, ये क्या करती है ना, ये मूव करती है, मतलब मूव क्या करती है, जैसे ये ब्लेड का ये वाला पार्ट है तो ये ऐसे कर जाएगी, तो ये जैसे ऐसे किया, एयर क्या हो गया, यहाँ से इंटर कर रहा है तो इसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि आखिर नीचे जितना फोर्स लगा रहा है ये ऊपर कैसे लिफ्ट कर रहा है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए ये लगा रहा है, तो इसीलिए वो ऊपर की ओर करता है, वो एक ग्राउंड थ्रस्ट देता है, ठीक है, नीचे थ्रस्ट देता है, जिसकी वजह से उसका, और वो जो थ्रस्ट देता है ना वो एयर की वजह से देता है, उसकी वजह से ऊपर लगता है। तो हर चीज़, न्यूटन जो थर्ड लॉ है ना, वो हर जगह अप्लीकेबल है, ठीक है, आप जहाँ उठा के देख लो सब जगह। इनफैक्ट आपका जो गन होता है, इसी में आप एक पढ़ोगे रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन के बारे में पढ़ोगे, तो गन जिस तक आपने छोड़ा, कभी आपने मौजर देखा होगा ना, मौजर में उसमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं, तो जैसे आपने छोड़ा, आपको आप खींचा इससे पीछे और फिर ऐसे किया, तो स्प्रिंग क्या हो गया, एकदम टेंशन में आ गया ना, फिर जैसे आप छोड़ रहे हो तो वो फोर्स के साथ छोड़ा, फिर से स्प्रिंग क्या होता है, अपने पोजीशन में चला जाता है, और क्या करता है वो, उसमें जो रिकॉइलिंग मतलब उसका जो गोली होता है ना, फिर से उसमें लोड हो जाता है, फिर छोड़ा फिर से गोली उसमें लोड, फिर छोड़ा फिर से गोली उसमें लोड, तो यहाँ भी क्या लग रहा है, थर्ड लॉ लग रहा है, ठीक है। और भी आप क्या बोल सकते हैं, यही सब, मतलब और भी आप जितना एग्जाम्पल सोचते जाओ, तो ये सब हमारा क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब है कि जहाँ भी हमारा लगाएंगे वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा, ठीक है। उसके बाद आज हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सिलेबस आप लोग का जल्दी कंप्लीट किया जाए, कि स्कूल खुलने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, रिवीजन होगा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम की अगर अपन बात करते हैं, ये तो थर्ड लॉ तक बात हो गया, लीनियर लीनियर मोमेंटम जो है हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग क्या पढ़े थे, एम इंटू वी पढ़े थे ना, और वो था सेकंड लॉ था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये तो हम लोग यही पढ़े थे, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो इसी में एक चीज़ हम आपको बोलना चाहेंगे कि अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े थे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। एनर्जी क्या होता है, ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बट वो खाली करता क्या है, एक फेज से दूसरे फेज में चला जाता है। उसी तरीके से जो मोमेंटम होता है ना, कि जब कोई भी दो बॉडी इंटरेक्ट करता है ना अपने आप में, जैसे कि आप बॉल को देखो ना भाई, बॉल बहुत तेजी से आया, शोएब अख्तर ने या फिर ब्रिटली ने बॉल को 153 kmph से बॉल को फेंका है, ठीक है, तो आखिर वो जो बॉल है ना, वो जो बॉल है उसको बस एक क्या करता है बैट्समैन, आप ध्यान से देखना, उसने क्या किया, उसका उसने बस एक फ्लिक कर दिया, और वो बॉल कहाँ चला गया, फोर। या जब उसको छक्का मारना होता है तो क्या करता है, तब तो फ्लिक नहीं करता है, छक्का मारने के लिए फ्लिक नहीं, छक्का मारने के लिए उसको उतना ही फोर्स देना पड़ता है। तो आपने उसका मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए अपने बैट से उतना ही मोमेंटम दिया जितना उसका था। अगर वो रुक रहा है तो आपने उससे ज़्यादा मोमेंटम दिया, तब तो वो छक्का गया। अगर आपको, अब जैसे द्रविड़ साहब की बात करें तो वो क्या करते थे, प्लेट करते थे, टेस्ट मैच की बात करें, पुजारा वजारा की बात करें, तो वो बॉल को जस्ट प्ले डाउन कर देते थे, वहीं रोकते थे। तो अगर वो 150 फेंका और आपने उसको वहीं रोक दिया, इसका व्हाट डज इट मीन्स, इट कि आपने जितना वो लगाया उतना ही आपने फोर्स लगा दिया। अगर उसने 10 लगाया तो आपने भी 10 लगाया, मतलब मोमेंटम बैलेंस हो रहा है, ये देखो आप, ठीक है। तभी तो फिर उसके बाद, तो जब तक बैलेंस नहीं होगा चीज़ें वहीं रुकेंगी नहीं, ये याद रखना। आपने उससे ज़्यादा मोमेंटम दे दिया तो वो और भागेगी। तो ये मोमेंटम क्या हो रहा है, कंजर्व हो जा रहा है, जितना वो दिया वो कहीं जाना कहीं जाके बैलेंस कर दिया ना, ठीक है। उसके बाद जब आप कैच ले रहे हो, तो जब आप कैच ले रहे हो तो अपने हाथ को आपने पीछे किया, तो वो जो बॉल का जो मोमेंटम था वो आपके हाथ के मोमेंटम में चेंज हो गया ना।
आपका हाथ पीछे हो तो आपके हाथ के मोमेंटम में चेंज हो गया ना। जैसे कि वो देखो, अगर बॉल का मास हम मान लेते हैं 500 या 1 kg है, और ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर मतलब kg मीटर पर सेकेंड हो गया। तो एक चीज़ बताओ कि अगर हमारा, देखना यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा, तो अपना हाथ जो है, हाथ का तो मास ज़्यादा होगा ना, कुछ 5 होगा, और यहाँ पे आके ये वेलोसिटी 10 से कितना हो गई, 4 पे आ गई। तो अभी भी तुम देखो, तो ये क्या हो गया, 20 kg। मतलब कि मोमेंटम क्या हो जा रहा है, वो कंजर्व्ड हो जा रहा है, ठीक है, मोमेंटम क्या हो जा रहा है, वो कंजर्व्ड हो जा रहा है। तो बस आज हम लोग, बस इसका क्या है ना कि डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, व्हेन टू और मोर बॉडीज interact with one another, the vector sum of their linear momentum remains constant। मतलब उसका वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एंड इट इज नॉट affected due to mutual action and reaction force। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे क्लास में फिर पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर।